हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम बिहार शिक्षक भर्ती की जो 9, 10, 11 और 12 टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 अप्रैल को, आज हम उससे रिलेटेड वर्ल्ड हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ उसके कुछ की पॉइंट को भी समझेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने इस शब्द को आधुनिक अर्थ दिया। सो गाइस, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस शब्द को फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक अर्थ दिया है। तो चलिए पहले हम शब्द को ही देख लेते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय हुकूमत, गणतंत्र, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो गाइस, इसमें अगर हम तो अब बात करते हैं कि इन तीनों शब्द में से वह कौन सा शब्द है जिसने फ्रांसीसी क्रांति को आधुनिक अर्थ दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, थर्ड, गणतंत्र। क्या है? गणतंत्र। सो गाइस, गणतंत्र वो शब्द है जो फ्रांसीसी क्रांति ने इसको आधुनिक अर्थ दिया है। तो इससे जो आइए इससे कुछ रिलेटेड की पॉइंट को भी समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने गणतंत्र शब्द को इसका आधुनिक अर्थ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रांसीसी क्रांति से पहले गणतंत्र शब्द का प्रयोग अक्सर छोटे शहर, राज्यों या समाज को संदर्भित करने के लिए किया जाता था जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासित होते थे। और भी समझते हैं। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक गणतंत्र का विचार राजशाह को उखाड़ फेंकने और लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की स्थापना से जुड़ा था। नेक्स्ट है, फ्रांस में क्रांति 1789 में बेस्टिल के तूफान के साथ शुरू हुई और 1799 तक विभिन्न चरणों में जारी रही। सो गाइस, आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से निकलता है कि फ्रांस की क्रांति कब और कहाँ से शुरू हुई। तो 1789 में बेस्टिल के तूफान के साथ शुरू हुई और कब तक चली? तो 1799 तक। इस समय के दौरान क्रांतिकारियों ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की मांग की जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों पर आधारित थी। उन्होंने राजशाही को समाप्त कर दिया और 1792 में गणतंत्र की स्थापना की, जिसके संविधान में लोगों की संप्रभुता पर जोर दिया गया था। तो चलिए हमारा इससे कुछ और भी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी कवर करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोपीय और विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने गणतंत्रवाद के विचार को राजशाही के व्यवहार्य विकल्प के रूप में लोकप्रिय बनाने में मदद की। इसने दुनिया भर में अन्य क्रांतिकारी आंदोलनों को भी प्रेरित किया और इसके बाद के वर्षों में कई देशों ने सरकार के गणतांत्रिक रूपों को अपनाया। सो गाइस, यहाँ से आप ये मत सोचना कि ये थ्योरी है, हम इसको क्या पढ़ें। गाइस, हम थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन निकलते हैं। छोटे छोटे शब्दों को जो हम इग्नोर करते हैं अक्सर एग्जाम में वही क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले थ्योरी को समझे, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें, तो क्वेश्चन के आंसर तो आपके मुंह से खुद ब खुद ही निकलेंगे। नेक्स्ट है, आज रिपब्लिक शब्द को आमतौर पर सरकार के एक ऐसे रूप में समझा जाता है जिसमें सत्ता लोगों के पास होती है, या तो सीधे या उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है,
1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी? तो इसके ऑप्शंस हैं मैरी एंटोनेट, जर्मेन डी स्टॉल, सोफी डी कोडोसेट, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसमें आएगा आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए समझते हैं कि फिर कौन सा क्या सही है। इसमें है महिला और महिला नागरिक के अधिकारों की घोषणा, जिसे महिला के अधिकारों की घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। 1791 में फ्रांसीसी कार्यकर्ता, नारीवादी और नाटककार ओल्मेपे डी गोशेज द्वारा पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के जवाब में लिखी गई थी। तो गाइस नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। विश्व इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी जो 1789 में शुरू हुई और इसका अंत 1790 के अंत में नेपोलियन बोनापार्ट की चढ़ाई के साथ समाप्त हुई। तो गाइस यहाँ से यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई और कब खत्म हुई और किसके साथ हुई। नेक्स्ट है इस अवधि के दौरान फ्रांसीसी नागरिकों के राजशाही और सामंत व्यवस्था जैसी सदी पुरानी संस्थाओं को उखाड़ फेंकते हुए अपने राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप में बदल दिया। जर्मेन डी स्टॉल खुद राजनीतिक रूप में एक मध्य मार्गी थे और अंततः उनकी आर्थिक उदारवादी राय क्रांति के अधिक कट्टरपंथी चरण के दौरान उन्हें खतरे में डाल देगी। एक लेखक और साहित्यकार के रूप में उनका महत्व निर्विवाद है, जिसने कई राजनीतिक अंशों के साथ साथ उपन्यास, नाटक और साहित्यिक आलोचना भी लिखी है। तो ये किसके बारे में है? जर्मेन डी स्टॉल ने, कि उसने किस किस के लिए लिखा है। अब बात करते हैं कि सोफी डी कोडोसेट ने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, जिसे सोफी डी ग्राउची के नाम से भी जाना जाता है और मैडम डी कोडोसेट के रूप में भी जाना जाता है। 1789 से आतंक के शासन तक और फिर 1799 से 1822 में उनकी मृत्यु तक एक फ्रांसीसी सैलून परिचारिका थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति से पहले मेरी एंटोनेट जोसेफिन फ्रांस की आखिरी रानी थी। वे ऑस्ट्रिया की धनुर्धर पैदा हुई थी। सो गाइस ये याद रखने वाला पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले मेरी एंटोनेट जोसेफ क्या थी? जीन फ्रांसीसी की आखिरी रानी थी और वो कहाँ पर पैदा हुई थी? ऑस्ट्रिया में। क्या थी वे? धनुर्धर। और महारानी मारिया थेरेसा और सम्राट फ्रांसीसी आई की अंतिम संतान और सबसे छोटी बेटी थी। इस प्रकार ओल्मेपे डी गोशेज ने 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा लिखी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया है? तो इसके ऑप्शंस है पुनर्जागरण, एक तंत्र, या फिर कृषि प्रशासन। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि प्रसारण। इसके की पॉइंट को भी समझ लेते हैं। औद्योगिक क्रांति एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से उद्योग और मशीन निर्माण के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया थी। तो क्या था औद्योगिक क्रांति? क्या थी? तो वह एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से उद्योग और मशीन निर्माण के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश कृषि एक अलग तरीके से विकसित हुई, जिसने अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान दिया। नेक्स्ट कृषि प्रसारण के कारण औद्योगिक क्रांति की वृद्धि हुई। कृषि परिवर्तनों ने उत्पादन
बढ़ाने और औद्योगिक अर्थव्यवस्था को श्रम और पूंजी की आपूर्ति करके औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि प्रसंस्करण ने औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के दौरान 10 घंटे का आंदोलन किससे संबंधित था? तो गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक परीक्षा में आता है। तो चलिए इसके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। कारखानों में काम के घंटे तय करने हेतु एक आंदोलन था। कारखानों में काम के घंटे बढ़ाने हेतु एक आंदोलन था, या फिर कारखानों में काम के घंटे खत्म करने हेतु था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो गाइस इसका था कि 10 घंटे का आंदोलन एक ऐतिहासिक श्रमिक आंदोलन को, ये क्या था, ये एक श्रमिक आंदोलन था जिसने प्रतिदिन काम के घंटों को मानक 10 या अधिक घंटों से बढ़ाकर अधिकतम 10 घंटे तक तय करने की वकालत की थी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कारखानों में काम के घंटे तय करने हेतु था ये, ना कि काम के घंटे बढ़ाने के लिए नहीं। कारखानों में काम के घंटे तय करने हेतु एक आंदोलन। तो चलिए आगे भी समझते हैं। ये औद्योगिक क्रांति के दौरान उभरा था, जब श्रमिकों को कारखानों और अन्य औद्योगिक परिस्थितियों में लंबे और कठिन कार्य घंटों का सामना करना पड़ता था। इस आंदोलन का उद्देश्य काम की परिस्थिति में सुधार करना, श्रमिकों के शोषण और श्रम के मुद्दों का समाधान करना था। 10 घंटे के आंदोलन में 19वीं सदी की शुरुआत में खासकर ग्रेट ब्रिटेन या फिर और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों में तेज हो गई थी ये क्रांति। श्रमिक संघ और श्रमिक कार्यकर्ताओं ने 10 घंटे का कार्य दिवस को लागू करने के लिए हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और पक्ष जुटाव के प्रयास किए। उनकी मांगे इस विश्वास पर आधारित थी कि काम के घंटे कम करने से न केवल श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक कल्याण का लाभ होगा, बल्कि बेहतर कार्य जीवन संतुलन भी मिलेगा। इनकी मांगे इस विश्वास पर आधारित थी कि काम के घंटे कम करने से न केवल श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक कल्याण को लाभ मिलेगा, बल्कि बेहतर कार्य जीवन को भी संतुष्टि होगी। ग्रेट ब्रिटेन में कारखाना सुधार आंदोलन के गठन और वर्ष 1833 के कारखाना अधिनियम के पारित होने के साथ आंदोलन ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया, जिसने वस्त्र कारखानों में बच्चों के लिए काम के घंटे प्रतिदिन 10 घंटे तक सीमित कर दिया। यह श्रम स्थितियों में सुधार और आगामी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के दौरान 10 घंटे का आंदोलन कारखानों में काम के घंटे तय करने हेतु एक आंदोलन था। सो गाइस आज के ये क्वेश्चन कम थे, लेकिन उन क्वेश्चनों में ही बहुत सारे जो कि हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उससे रिलेटेड थ्योरी को समझा है। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये कंटेंट आप सबके लिए यूजफुल है। सो गाइस आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।